और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नज़दीक आ रही थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आप सुन रहे हैं बहुत ही भावपूर्ण उपन्यास गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। इसके कुछ पार्ट मैं पहले सुना चुकी हूँ आपको, और आज शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। अगर आपने अभी तक की कहानी नहीं सुनी तो जल्दी से जाइए मेरे और वीडियोस को एक्सप्लोर करिए, कहानी सुनिए और फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। कहानी बहुत ही दिलचस्प और भावनाओं से भरी हुई है। सुधा के मन पर जो भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था, और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से उनको धो देने के लिए व्याकुल था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तश्तरी, प्याले, कुल्हड़, पतीले, कालीने, दरिया, बाजे जीत जाते हैं। यहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी की आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पतले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ दो आंसुओं में डूबे हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण छत विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पे आग धधकती है, जिस वक्त उसके शरीर पर से आसमान और पांव तले ज़मीन हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपए देने होते हैं। ऐसी थी उस वक्त चंदर की ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी ने अपने चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी टिक नहीं पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर हो क्या रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीनों की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थी कि कानों से टकरा कर चली जाती थी। आंसू थे जो हृदय को छू ही नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसा कर खींचे लिए जाता था। बिजली से भी तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खिंचा चला जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं थी, तूफान में उमड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाद्य चक्र में उलझ गया था, और झोंके उसे नचाए चले जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। बारात आने के एक दिन पहले उस छत से जहाँ सुधा रो पड़ी थी, चंदर को ढकेल कर चली आई थी। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता ही नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों को कसकर से घबरा कर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है, भीड़ के निरर्थक शोर में अपने आप को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर के तूफान को भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले कुछ हफ्तों से सब भूल गया था। उसे सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका ना मिले, और वह सोने से पहले इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई थी, जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमज़ोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी ज़िंदगी के चिरतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह उकलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था, और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिकेट से हुए बाल, नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया था। न चेहरे पे सुकुमारता थी, न कठोरता, न रूप था, न ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका है। न केवल प्यार और ज़िंदगी लुटी है, वरन आवाज़ भी लुट गई है, और नीरवता भी, वैभव भी लुट गया है, और याचना भी।
सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप थे। पहले कौन बोले? बिनती आई, चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को तो देखकर मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ, और तुम यह क्या कर रही हो? सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी फटी पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज़ में चीख कर रो उठी, चंदर अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे। वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कोई बड़ा पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों के बनने के साथ ही उसे सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबराकर बोला। सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप, बस ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँवों में मुंह छुपाए हुए थी। उठकर बैठो ठीक से सुधा, इतना समझ बूझकर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, वरना तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर। पापा से कह दो आज तो बोल लें, कल से तो हम उन्हें परेशान करने भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फबक फबक के रो उठी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी, रो मत दीदी, फिर हम कैसे किसके भरोसे रहेंगे यहाँ? और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए। सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रुवाई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था। भावुकता से क्या फ़ायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतज़ाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 बजे ही आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतज़ाम करके वो घर से आया था। जलपान का इंतज़ाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फ़ौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज़ लगाई। जाने कहाँ मर गई मुँह झौंसी। अरे सिंगार पिटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीन ना लगते। बेसन का कनस्तर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ बिनती की पुकार मस्ती। बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकालते हैं, सुधा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे। अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंदर। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खिलाने नहीं कहूँगी, सुधा बोली। चंदर चुप था। तुम्हें याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छुपाकर नान खटाई लाई थी। आओ अपने हाथ से खिला दूँ, कल ये हाथ पराये हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में रख दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है।
मैं शाहजहाँपुर से लौट कर आऊँगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं। आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल में हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल को दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए। हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमज़ोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं, तो शांत हो गई। अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ बोला नहीं। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से ख़त्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं। बिनती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूँगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी बिनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। चूँकि बारात में 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों में काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फ़ौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले लगाकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते। चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया। अपने बगल की मेज़ पर बिठाकर उससे चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज़ थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार, कपूर चाय पीते हुए बोला। अच्छा, तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह मियाँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो ये मालूम ही नहीं था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। आपकी दुआ है, चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शालीन है जितना शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में वह उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया था। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकालकर घर में गया। देखा सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी हैं और महावर लगा रही हैं। बिनती कनस्तर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीटकर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे चिढ़ाया ही नहीं था। आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 दिन से चंदर के होठ मुस्कुराना ही भूल गए थे। आँख फाड़कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिनती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझाए क्या? अभी बताती हूँ। और घी से भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने ज़ोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं। शाम को बारात चलने की तैयारी होने लगी। आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी अगले भाग में। जुड़े रहिए यही आपके अपने चैनल द ओल्ड स्ट्रीट से। आगे सुनेंगे आगे की बारात और सुधा की शादी कैसे हुई। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले आपको कहानी कैसी लग रही है।